अलीमीन गंडापुर साहब और सुहेल आफरीदी साहब वाला मामला है, और जो अभी राना साहब भी बात करते कि ग्रुपिंग तो वाज़े, तो सर ये ग्रुपिंग जो है वो आफरीदी साहब की वज़ारत आला के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तीसरे कुछ कैंडिडेट भी मैदान में आ गए हैं जो स्पीकर भी नहीं हैं और अच्छा। सीनियर मिनिस्टर भी नहीं है, कुछ तीसरे कैंडिडेट भी मैदान के अंदर पाए जाते हैं। ये पार्टी का अंदर का मसला है। उन्होंने दाल जो है वो बर्तनों में बांटनी है या जूतों में, ये उनका अपना फैसला है। मुझे इस निज़ाम को जो है वो क्रिटिसाइज करना है और इसके गलत पहलुओं के ऊपर निशानदेही करना है। मुझे पर्सोनिफाई नहीं करना किसी बुराई को कि ये फलाना शख्स जो है ना ये चूंकि करप्ट है, फलाना भी गद्दार, फलाना भी करप्ट, फलाना भी करप्ट, और चूंकि वो करप्ट हैं तो लिहाजा मैं बड़ा जिसे कह रहा सुंदर हूं, मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं बड़ा हाजी लक हूं। यानी मेरी जो अच्छाई है वो दूसरे की बुराई की मरहूने मिन्नत नहीं होनी चाहिए। ये इबलीस का तरीक है। सौरभ जाफर साहब, कितनी सदाकत आपको नजर आ रही है इन इख्तलाफात में जो कि इस वक्त अलीमीन गंडापुर साहब और सुहेल आफरीदी साहब के दरमियान हमें नजर आ रहे हैं, या फिर जैसे अलीमा साहिबा की भी ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई बड़ा एहतजाज हो ताकि उनके भाई की रिहाई को यकीनी बनाया जा सके, ये खुद से तो कोई डाइवर्जन क्रिएट नहीं की जा रही, या जो इर्द गिर्द के महरकात हैं वो तो नहीं उस मामले को डाइवर्ट करें कि आप अपने आपसी मामलात में पड़ जाइए ताकि एहतजाज थोड़ा पीछे रह जाए। तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है कि वो जब भी एहतजाज की बात करती है तो उनकी सफ़ों में एक ही आवाज़ उठती है कि हमने जो भी एहतजाज करना है वो 9 मई की तरह का करना है। अच्छा। इससे नीचे उनके एहतजाज में कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि उन्होंने एक हदफ बनाया हुआ है कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनको उन्हें अटैक करना है, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की जो लीडरशिप है उसको उन्होंने अटैक करना है। यही वजह है कि अब उनमें ये हिम्मत ही नहीं रही कि वो कोई एहतजाज कर सके। ये जो जहाँ तक डीएनए की बात का ताल्लुक है, डीएनए नाम की कोई चीज़ नहीं। एहतजाज उस वक्त होता है जब इंसान के लिए मामलात सूरत हाल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ठीक। आपको पता है कि हमारे पड़ोस में ईरान के बारे में ये मशहूर था कि वहाँ पर जूही सपहर होती थी, सूरज सवा नेज़र के बाद गुरूब होने की तरफ जा रहा होता था, गर्मी बढ़ती थी तो दुकानें बंद हो जाती थी और दुकानदार ये कहते थे कि हमें बड़ी गर्मी लग रही है, हम दुकान बंद करके जा रहे हैं। आपने उसी ईरानी कौम को अपनी फ़ौज के साथ लड़ता देखा, आपने उसी ईरानी कौम को इराक के साथ लड़ता देखा, आपने उसी ईरानी कौम को अभी अमेरिका के साथ लड़ते हुए देखा। तो लिहाजा डीएनए नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये हालात हैं जो आपको एहतजाज पर मजबूर करते हैं। ये मुमकिन है कि किसी की तरफ से कोई दुआए खैर ज़रूर होगी, लेकिन यह कहना कि पाकिस्तान के 5 करोड़ 6 करोड़ अवाम जो है वो सड़कों पर आ गए और उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इसके लिए आमादा किया। अच्छा, इतना दिलचस्प जुमला आपने बोला है, जरा एक बड़ा सीधा तज्जिया भी फरमा दीजिए ना कि सुहेल आफरीदी साहब की वज़ारत आला आपको खतरे में नजर आ रही है या नहीं? फिलहाल मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ये जो इसी महीने के वस्त में जो बजट पेश होने जा रहा है केपीके की असेंबली में, वो अगर बजट मंजूर नहीं होता तो ये हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। और अगर जो इस वक्त तकसीम चल रही है ये तकसीम बरकरार रहती है तो मैं नहीं समझता कि केपी की असेंबली जो है वो बजट मंजूर कर सकेगी। लेकिन वो बहरहाल हाथ पाँव जोड़ रहे हैं। सुहेल आफरीदी हाथ पाँव जोड़ रहे हैं। हो सकता है कि वो लोगों को मनवा लें, तैयार कर लें। और फेडरल गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि केपी में खुदा ना खास्ता किस तरीके से बजट ही मंजूर ना हो। और एक नई तरह का अदम इस्तेहकाम जो है वो मुल्क में आ जाए। तो लिहाजा फिल वक्त तो सुहेल आफरीदी की छुट्टी होती नज़र नहीं आती, लेकिन सुहेल आफरीदी की छुट्टी कब होगी ये अभी कहना जो है कतईयत के साथ वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये है कि वो लोग सुहेल आफरीदी के पीछे चढ़ गए हैं जिन्होंने उससे निजात हासिल करनी है। उसकी वजह यह नहीं है, सियासी वजह नहीं है, उसकी वजह यह है कि सुहेल आफरीदी ने केपी में लूट मार का बाजार इतना ज़्यादा गर्म कर दिया है कि हर आदमी को ये महसूस होता है, वहाँ पर असेंबली में बैठे हुए लोगों को महसूस होता है कि हम पीछे रह गए हैं और उन्होंने अपनी तिजोरियाँ भर ली। ठीक है, आइंदा चंद दिनों में